अंडरस्टैंडिंग वाला कंपोनेंट भी मिसिंग रहता है, इसलिए वहाँ पे शुरू से ही बीटी रहती है। वो लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। अरे के बह बह कर रहा है, समझ रहे हो, समझ ही नहीं आता एक दूसरे को बोल क्या रहे हैं। क्या हाल है भाई? भाई एक बात बता, इंडिया में 2023 में 38 लाख शादियाँ हुई थी और 2024 में 48 लाख। जिनकी शादी हो रही है वो कलेश मचाते रहते हैं, इतना कलेश कर देते हैं कि फिर लेटर लिख के वीडियो बना के फांसी लटक जाते हैं, चल बसते हैं। और जिनकी नहीं हुई है वो सारे प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कभी ना कभी इवेंचुअली शादी तो करनी ही है। तो ये बिना सोचे समझे लोगों को उड़ता हुआ लेने का क्यों है शौक? वेलकम टू द 15th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम यही देखेंगे कि शादी का मतलब क्या होता है, और अगर हम करें तो हमारा क्या रोल है उसमें, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारे काम की चीज़ है भी या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों करनी है, ज़बरदस्ती थोड़ी है। और अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है या तुम्हारी हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, तो अंडरस्टैंड योर रोल कि कलेश हो क्यों रहा है, ताकि उस कलेश को मिटा सको। बीटी में क्यों रहना भाई, सब चिल करेंगे। सो लेट द चिल्स बिगिन। अब भाई शादी होती क्या है? शादी इज बेसिकली अ सोशल एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट विच स्टेट्स की ये दो इंडिविजुअल्स हैं भाई, दे आर बाउंड टुगेदर। दे आर बाउंड टुगेदर फॉर लाइफ आइडियली। इनके पास जो भी सुख आएगा, दुख आएगा, खुशियाँ, डिफ़िकल्टीज, ये साथ में शेयर करेंगे, साथ में फेस करेंगे। तो भाई शादी इज़ लाइक मिस्टर बीस्ट का कोई चैलेंज। दो लोगों को पार्टनर अप करके चैलेंजेस में छोड़ दिया। किसी चैलेंज पे बाहर हुए, फेल हो गए तो तुम्हें गेम से बाहर कर देंगे। वैसे ही शादी में होता है। विद एवरी कमिंग ईयर यू फेस न्यू चैलेंजेस, बिगर चैलेंजेस। हर आने वाले साल के साथ तुम्हारे पास डिसीजंस आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं ऑफ हायर डिफिकल्टीज। और अगर तुम वो डिसीजन लेने के काबिल नहीं हुए, गलत डिसीजन ले लिया, तो होता है कलेश। मैरिज में प्रॉब्लम्स, फेल हो जाते हो तुम, डाइवोर्स भी हो सकता है। तो बेसिकली द पर्पज ऑफ अ मैरिज इज ग्रोइंग टुगेदर, growing wealth, growing family, whatever you want to. But stagnation on either end is the root cause for कलेश। अब भाई सभी सिनेरियोज में, सभी एनालिटिकल सिनेरियोज में मोस्ट ऑफ द केसेस कम आउट टू बी एवरेज। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल आर मिडिल क्लास। बहुत रेयरली बिल्कुल गरीब होते हैं और बहुत रेयरली लोग अल्ट्रा रिच अंबानी जैसे होते हैं, समझ रहे हो? वैसे ही होती हैं शादियाँ। बहुत रेयर शादियाँ तो वो होती हैं जहाँ पे लोग बिल्कुल ही दुखी होते हैं। बहुत रेयर शादियाँ वो होती हैं जहाँ पे लोग हमेशा ही खुश होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैरिजेज आर लाइक दिस, द ब्लू रीजन। यहाँ पे लोग ना तो खुश होते ना दुखी। ये वो लोग हैं जो 6 महीना लड़ते हैं और 6 महीना साथ में खुश रहते हैं। तो इनका ओवरऑल हैप्पीनेस स्कोर इज काइंड ऑफ ज़ीरो। फिर आते हैं ऑरेंज रीजन पे। ऑरेंज रीजन वो है जहाँ पे 3-4 महीने लोग साथ में खुश रहते हैं और 8-9 महीने लड़ते रहते हैं। तो दे आर काइंड ऑफ सैड। इनका ओवरऑल हैप्पीनेस स्कोर वुड बी नेगेटिव। रेड रीजन इज सो एक्सट्रीमली नेगेटिव कि यहाँ पे अतुल सुभाष जैसे केस होते हैं, डाइवोर्सेस, सुसाइड्स, डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो वाले रीजन हैं। फिर आते हैं ये पिंक वाला रीजन। पिंक वाला रीजन वो है जहाँ पे लोग 8-9 महीने खुश रहते हैं साथ में और 3-4 महीना लड़ते हैं। तो दे आर काइंड ऑफ हैप्पी, लेकिन दे कुड बी हैप्पियर। लेकिन दिस ग्रीन रीजन, लेस देन 5% ऑफ द पीपल आर दोज जो भाई साल भर 24/7 खुशी खुश रहते हैं। कभी कभार झगड़ा हो जाए तो हो जाए, उस झगड़े से भी कुछ ना कुछ सीख के खुशी हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको शादी का मतलब पता है। इनको पता था शादी करने से पहले कि शादी मेरे को करनी है तो क्यों करनी है, करके मिलेगा क्या, मेरे को क्या देना है शादी करके। तो अगर शादी करनी है तो इन जैसे बनो। और इन जैसा बनना मुश्किल नहीं है, सिर्फ दो क्वालिटीज चाहिए। अब भाई इंडिया में मोस्टली अरेंज मैरिजेस होती हैं और कुछ कुछ लव मैरिजेस जो आजकल बढ़ने लग गई बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब। अरेंज मैरिजेस तो मेरे को क्रेजी लगती हैं। दो रैंडम लोगों को जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है उनको बांध के छोड़ देते हैं। शादी से पहले 15 मिनट मिलने का टाइम देते हैं, जाओ एक दूसरे से बात कर लो, समझ लो। उसके बेसिस पे अगर तुम ना बोल दो तो गाली खाते हो। तो बड़ा सलमान खान है, 15 मिनट मिल के लड़की को ना बोल रहा है। अब ऐसे लोगों को साथ में छोड़ोगे तो कलेश तो होगा ही ना भाई। तो उसको चिल कर देते हैं। वैसे भी फॉर अरेंज मैरिज विक्टिम्स आई ब्लेम द पीपल ओनली, जो कहते हैं हाँ मेरी अरेंज मैरिज करा दो। ये वही लोग होते हैं जिनको अपनी डिसीजन मेकिंग पसंद नहीं होती, जिनको अपने डिसीजंस पे भरोसा नहीं होता। तो ये लोग खुद चाहते हैं कि कोई और इनके लिए डिसीजन ले ले। फिर कह देते हैं हाँ ठीक है कर लेंगे, करा दो शादी।
फिर जब करा देते हैं, इनको बीटी होती है, कलेश होता है, तो बाहर जाके रोते हैं कि अरे मेरे साथ तो ज़बरदस्ती हुई थी, मेरा मन भी नहीं था शादी करने का। इनको बस यही चाहिए, अगर सब सही होता है तो ठीक है, मेरी लाइफ है, मज़ा आ रहा है, अगर कुछ गलत हो गया तो ब्लेम करने को लोग हैं। और भाई किसी इंडिपेंडेंट आदमी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर तुम काबिल हो, अकेले से चीज़ें हैंडल कर सकते हो, डिपेंडेंट नहीं हो, तो नो वन हैज़ लेवरेज ओवर यू। कोई क्यों तुमसे कुछ ज़बरदस्ती करा सकता है? निकम्मे हो तो कोई कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। अरेंज मैरिज में तो अनजान लोग हैं इसलिए लड़ते झगड़ते हैं, कलेश होता है, लेकिन लव मैरिज में तो लोग जानते हैं ना, एक दूसरे को लव करते हैं, तो वहां पे क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं? पहले समझते हैं भाई ये लव मैरिजेस में लव होता क्या है। मान लो लास्ट वीक तुम्हें डेंगू हो गया था, गुड न्यूज़, अब तुम ठीक हो। लेकिन अब मेरे को डेंगू हो गया, ठीक है, तुम्हें पता नहीं है। तुम मेरे घर पे मिलने आए, मैं बेड में पड़ा हूँ, बोलते भाई अरे क्या हो गया भाई, बेड में क्यों पड़ा, ऐसे क्या हो गया? मैंने बताया भाई डेंगू हो गया। तो जो तुम्हारा रिएक्शन था वो बात सुन के, इट फेल्ट वेरी जेन्युइन एंड वेरी ट्रस्टवर्दी टू मी। क्यों? क्योंकि यू हैड गोन थ्रू द सेम शिट। तुम्हें भी डेंगू हुआ था, यू न्यू एग्जैक्टली हाउ आई वॉज फीलिंग, कितना डिस्कम्फर्ट हो रहा है मेरे को, क्या क्या बीटी है मेरे को। तो जो भी तुम्हारा रिएक्शन था वो सिचुएशन को देख के, इट फेल्ट लाइक कि यू जेन्युइनली अंडरस्टूड मी। उसकी वजह से मेरे को क्या लगा, ब्रो ब्रो, समझ रहे हो? ऐसे ही रिलेशनशिप्स में whenever वी मीट समवन हु हैज़ गॉन थ्रू सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जैसे ही हम हमारी फीलिंग शेयर करते हैं, कोई एक्सपीरियंस बताते हैं, तो जो उनका रिएक्शन होता है वो भी सेम सेम सा ही होता है, क्योंकि दे हैव गॉन थ्रू सिमिलर एक्सपीरियंसेस, दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो उस रिएक्शन की वजह से हमें लगता है कि अरे भाई क्या बंदा है यार, ही जेन्युइनली अंडरस्टैंड्स मी, क्या बंदी है यार, शी जेन्युइनली अंडरस्टैंड्स मी। और उस अंडरस्टैंडिंग को, उस ट्रस्ट को हम लव समझ लेते हैं और उसको ही लव मैरिज में कन्वर्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग तो बढ़िया चीज़ है, फिर क्यों बीटी होती है लव मैरिजेस में? अंडरस्टैंडिंग इज अ ग्रेट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैरिज, लेकिन इट इज़ नॉट द पर्पज ऑफ अ मैरिज। हमने शुरू में ही देखा था ना, द पर्पज ऑफ अ मैरिज इज टू ग्रो। दो बेवकूफ़ आपस में एक दूसरे को समझ गए कि हम दोनों बेवकूफ़ हैं, लेकिन उनको दे दिया 10वीं का मैथ का पेपर, तो पेपर थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। अंडरस्टैंडिंग इज़ अ गुड थिंग कि दोनों के अंदर कोऑपरेशन रहेगा, लेकिन अगर दोनों की ग्रोथ नहीं हुई तो उस पेपर को सॉल्व कौन करेगा? और अरेंज मैरिजेस से, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग वाला कंपोनेंट भी मिसिंग रहता है, इसलिए वहाँ पे शुरू से ही बीटी रहती है। वो लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। अरे के बह बह कर रहा है, समझ रहे हो? समझ ही नहीं आता एक दूसरे को बोल क्या रहे हैं। सो हाउ डू वी ग्रो देन? तुमने अगर वेलकम मूवी देखी हो, उसमें घुंगरू सेठ एक हरकत करता है और थप्पड़ खा के आता है। अब मान लो उस मूवी में घुंगरू सेठ काला आदमी होता है, एक अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। वो फिर से कैटरीना के पास जाता, फिर से हरकत करता, और फिर से रैप्टा खा के अपनी वाइफ के पास आता और आके कहता कि अरे यार एक रेसिस्ट लड़की थी वहाँ पे, उसने मेरे को देखा और मेरे रैप्टा मारा क्योंकि मैं काला हूँ। कोई सेंस है इस बात की? नहीं ना, उसकी हरकत की वजह से पड़ा। लेकिन क्योंकि वो खुद के बारे में ऐसा सोचता था, क्योंकि वो खुद के कलर के बारे में इन्फीरियर सोचता था, तो उसको लगा वो लड़की भी उसके कलर के बारे में इन्फीरियर सोचती है। तो बेसिकली जिसको भी ये लगता है कि सामने वाला रेसिस्ट है, वो खुद रेसिस्ट आदमी है। जो भी कमी हमें किसी और में दिखाई देती है, वही कमी हमारे अंदर होती है किसी ना किसी लेवल पे। तभी हम उस कमी को देख के ट्रिगर होते हैं। जैसे अगर तुम किसी छोटे बच्चे को कोई फैक्ट बताओगे, तो वो बिना डाउट करे सीधा मान लेगा कि हाँ सही बोल रहे होंगे, कभी ये नहीं सोचेगा कि झूठ बोल रहे होंगे भैया। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, झूठ बोलने चालू करता है, तो उसका शक बढ़ता रहता है। किसी और ने कोई बात बताई, अरे ये सच भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो शक का इलाज क्या हुआ कि खुद झूठ बोलना छोड़ दो। एंड लव मैरिजेस गिव यू दैट गिफ्ट, एन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर विद डिफरेंट बिहेवियर्स। तो जब भी उनका कोई बिहेवियर देख के तुम्हें गुस्सा आए, तुम ट्रिगर होते हो, या किसी का भी कोई बिहेवियर देख के तुम ट्रिगर होते हो, तो तुम ये बात उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो, उसके बारे में प्लान बना सकते हो, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, और साथ में ग्रो करके चिल कर सकते हो, फुलफिलिंग द पर्पज ऑफ अ मैरिज। अब भाई ये जो हमेशा खुश रहने वाले थे, इनकी दो क्वालिटीज बता रहा था मैं। पहली तो होती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, टू थिंक कि मेरे से भी गलती हो सकती है भाई, मैं भी गलत हो सकता हूँ। एंड द सेकेंड क्वालिटी इज विलिंगनेस एंड डिजायर टू ग्रो, कि हाँ मेरे को बदलना है भाई,
मैं आज जैसा हूँ मैं इससे बेटर हो सकता हूँ और मेरे को वो होना है। अगर ये दो क्वालिटीज दोनों पार्टनर्स में होती हैं तो उनके बीच में जो लड़ाई होती है दैट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट अ पॉजिटिव चेंज। उसी से लोग कहते हैं कि हर लड़ाई के बाद प्यार बढ़ता है, क्योंकि उनकी एक बीटी सॉल्व हो गई। दे आर क्लोजर टू द रियल लव। वो अंडरस्टैंडिंग वाला लव इज अ फॉल्स काइंड ऑफ लव। सो हाउ टू चूज अ गुड लाइफ पार्टनर? चूज अ लाइफ पार्टनर लाइक यू वुड चूज अ को फाउंडर फॉर योर स्टार्टअप। अच्छे को फाउंडर्स के अंदर दो क्वालिटीज होती हैं। एक तो दे शुड शेयर द सेम एथिकल वैल्यूज एज द फाउंडर, कि ऑनेस्ट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें। एंड सेकेंडली, दे डोंट नेसेसरली हैव टू हैव अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स या फिर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन उनका लर्निंग कर्व बहुत स्टीप होना चाहिए कि बंदा बहुत जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। और जिन को फाउंडर्स के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, दोज आर द स्टार्टअप्स जो आज चल रहे हैं, जो बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। वरना 99% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, क्योंकि को फाउंडर्स की नहीं बनती। अगर पेरेंट्स की आपस में नहीं बनेगी तो बच्चा भी विकलांग ही निकलेगा, पैरालाइज्ड, बाईजूस जैसा। फिर उसको मार के दफनाना पड़ेगा, वो भी कोई और करेगा हमारे लिए। इस सब से मिलेगा क्या? भाई मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है, तुम उसको सर्विस स्टेशन पे छोड़ गया है कि भैया सर्विस कर देना, इसकी अच्छे से चमका देना, ठीक है। शाम को जब तुम वापस लेने गए तो तुमने चेक किया कि भाई टायर अच्छे से धो दिए, इंजन ऑयल बदल दिया, ब्रेक फ्लूइड बदल दिया, शीशे साफ कर दिए, स्टीयरिंग काम कर रहा है, एसी काम कर रहा है, राइट। अगर सारी चीज़ें सही से काम कर रही होंगी देन ओनली यू एक्सेप्ट द कार। वरना तुम उस मैकेनिक को कहते हो भाई फिर से सर्विस कर, ये चीज़ ठीक नहीं है, आई डोंट एक्सेप्ट इट। मेक सेंस? ऐसे ही होते तुम खुद। तुम्हारे अंदर भी कमियां होती हैं, तुम्हारे अंदर भी फ्लॉज होते हैं, और जब तक वो फ्लॉज होते हैं तब तक यू डोंट एक्सेप्ट योर सेल्फ। तब तक तुम्हें बाहर कमियां दिखती ही रहती हैं किसी ना किसी में या खुद में ही। तो द पर्पज ऑफ दिस ग्रोथ इज, इससे तुम्हें क्या मिलेगा इज कि जब तुम फाइनली अपनी सारी कमियां समझ लोगे, जब तुम खुद को एक्सेप्ट करने लग जाओगे कि हाँ भाई जो भी मैं गलतियां करता हूँ, जो भी मेरे बिहेवियर्स में खराबियां हैं, वो सारी मैंने बाहर से ही सीखी हैं, मेरी खुद की तो कोई गलती है ही नहीं। देन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। और फिर तुम खुद को इतने प्यारे लगते हो कि तुम्हें हर कोई प्यारा लगता है। जब तुम रेसिस्ट थे तुम्हें कोई रेसिस्ट लग रहा था, तुम झूठे थे तुम्हें कोई और झूठा लग रहा था। अब तुम सच्चे बढ़िया आदमी हो तो तुम्हें सारे ही सच्चे बढ़िया आदमी लग रहे हैं। दैट इज ट्रू लव ब्रो, जिसमें तुम्हें हर कोई प्यारा लगे। वो पहले वाला वो सम लकी कोइंसिडेंस जिसकी वजह से यू फाउंड समवन विद whom you could truly find love. That's why it is called a love marriage. So basically they were loved too. So looking for a partner, this is the one kind that won't fail. इनसे मिलो और चिल करो भाई।